गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी देख हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर के ये बोल आज भी हुमायूं के मकबरे में गूंजते हैं। हुमायूं का मकबरा हिंदुस्तान में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण, जिसकी बेहतरीन कारीगरी और खूबसूरत बनावट ने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया। यहाँ स्थित चार बाग शैली के सुंदर बगीचे ठीक वैसे ही बने हैं जैसे कुरान में जन्नत के बागों का वर्णन है। इस विशिष्ट शैली का मकबरा भारत में इससे पहले कभी नहीं बना, और जब ये बना तो बाद के मकबरे इसी शैली पर बनने लगे, और उन सब में सबसे ज्यादा फेमस हुआ सफेद संगमरमर का खूबसूरत ताजमहल। मकबरे की मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई और भारतीय उपमहाद्वीप में चारबाग शैली का पहला उदाहरण बनी। यहाँ सर्वप्रथम लाल बलुआ पत्थरों का इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। लेकिन जितनी खूबसूरत इस मकबरे की बनावट है, उससे कहीं ज्यादा बदकिस्मत इस मकबरे में लेटे बादशाह हुमायूं का जीवन था, जो आज भले ही चैन से सो रहा हो, लेकिन पूरे जीवन हुमायूं को दर दर की ठोकरें ही नसीब हुई। हुमायूं के नाम का मतलब होता है खुशकिस्मत यानी भाग्यशाली, लेकिन असल में हुमायूं का जीवन केवल उसकी बदकिस्मती से भरे पन्नों की किताब है। बाबर के बाद 1530 में हुमायूं 22 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा, पूरी तरह अनुभवहीन। महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ इतना पसंद आ गया कि उसे नया नाम दीन पनाह दिया और अपना ज्यादातर समय यहीं दीन पनाह में बिताने लगा। लेकिन ये बादशाहत ज्यादा समय नहीं चली। गद्दी पर बैठने के 10 सालों के बाद शेरशाह सूरी से सामना हुआ। गंगा नदी के किनारे हुमायूं के शिविर पर अफगानों ने अचानक रात में हमला कर दिया। हुमायूं के सैनिक या तो अफगानों के तीरों का शिकार हो गए या बचकर भागते हुए गंगा में डूब गए। खुद हुमायूं भी डूबते डूबते बचा। फिर से सेना जुटाकर कन्नौज में शेरशाह का सामना किया तो फिर से बुरी तरह पराजित हुआ और उसके बाद बस चिपटा भटकता रहा। अफीम की बुरी लत लग गई तो हर समय नशे में रहता। भटकता हुआ सिंध पहुंचकर शरण ली, वहां हमीदा बानो से निकाह किया और कुछ वर्षों तक वहीं रहा। लेकिन फिर उसे अपनी बेगम और अपने बेटे, हिंदुस्तान के भावी मुगल सम्राट अकबर को छोड़कर काबुल जाना पड़ा। उसका अपना भाई कामरान भी उसका दुश्मन बना बैठा था। दिल्ली की उसकी गद्दी पर अब शेरशाह काबिज था। शेरशाह का डर ऐसा कि उसके मरने के 10 साल बाद ही हुमायूं भारत में कदम रख पाया। काबुल में अपनी सेना जुटाई और फिर दिल्ली पर हमला किया और शेरशाह के उत्तराधिकारियों से अपना खोया शासन फिर से पाया। वापस आया तो पता चला कि उसके दीनपनाह की जगह तो अब एक किला खड़ा है। उसके दीनपनाह को ध्वस्त करके उस जगह पर शेरशाह ने ये किला बनवा दिया था, जो आज पुराना किला कहलाता है। दीन पनाह से गहरा जुड़ाव था तो अब अपना सारा समय इसी किले में बिताने लगा। लेकिन इतनी दर दर की ठोकरें खाने के बाद मिला ये शासन 1 साल भी नहीं चला। बादशाह हुमायूं की एक आदत थी, जब भी वह अजान की आवाज सुनता था तो अजान के सम्मान में अपने घुटनों पर झुक जाता था। लेकिन बदकिस्मती से उसकी इसी आदत ने एक दिन उसकी जान ले ली। हुमायूं की मौत की कहानी कुछ ऐसी है कि पुराने किले में स्थित शेर मंडल में हुमायूं की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। वह पढ़ने का बहुत शौकीन था। 24 जनवरी 1556 के दिन वह हमेशा की तरह अपनी इस लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके दोनों हाथों में किताबों का ढेर था। इसे हुमायूं का दुर्भाग्य कहें या बैड टाइमिंग कि उसी समय मुअज्जिन ने अजान शुरू कर दी। जैसे ही अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो अपनी आदत के अनुसार वह अपने घुटनों पर झुक गया। लेकिन इस कोशिश में उसका चोगा उसके पैर में फंस गया और संतुलन खोकर वह सीढ़ियों से नीचे आ गिरा और इसके 3 दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। और अब इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि जिसने जीते जी जगह जगह ठोकरें खाई, मरने के बाद भी वह वर्षों तक ठोकरें ही खाता रहा। शुरू में हुमायूं के शव को पुराने किले में ही दफनाया गया था, लेकिन उसी समय हुमायूं की मृत्यु का समाचार सुनकर
दिल्ली पर हेमचंद्र विक्रमादित्य ने, जो कि इतिहास में हेमू के नाम से प्रसिद्ध है, आक्रमण कर दिया और पुराने किले पर कब्जा कर लिया। कहीं हुमायूं की कब्र को हेमू नुकसान न पहुंचाए, इस डर से हुमायूं की भागती सेना ने कब्र को खोदकर हुमायूं के शव को निकाला और अपने साथ ले गई। ये कब्र कभी सरहिंदी, कभी कंधार तो कभी कलानौर भटकती रही। बाद में अकबर द्वारा फिर से दिल्ली जीतने के बाद 1565 से 1572 में हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया तथा इसमें हुमायूं को दफनाया गया। जीते जी हुमायूं 15 वर्षों तक भटकता रहा और संयोग से मरने के बाद भी लगभग 15 वर्षों का समय उसे इस मकबरे तक पहुंचने में लग गए। हुमायूं केवल एक मामले में ही खुशकिस्मत रहा, वह है उसका आलीशान और खूबसूरत मकबरा। मकबरे का निर्माण उस समय 15 लाख रुपए की लागत से किया गया था। इस मकबरे के वास्तुकार सैयद मुबारक घियात और उसके पिता मिनाक मिर्जा घियात थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप से बुलवाया गया था। इस मकबरे में बगीचे की जो चारबाग शैली है वह भारत में पहली बार बनाई और देखी गई थी। ये भारत का ऐसा पहला मकबरा था, इसलिए इसके बाद भारत में मकबरे इसी की तर्ज पर बनाए गए। खास बात यह है कि इसी शैली ने भविष्य में ताजमहल को जन्म दिया, यानी ऐसा कह सकते हैं कि ताजमहल हुमायूं के मकबरे का ही अपडेटेड वर्जन है। ये उद्यान भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया में अपनी प्रकार के पहले उदाहरण थे। ये उच्च श्रेणी की ज्यामिति के उदाहरण हैं। जन्नत रूपी उद्यान 4 दीवारी के भीतर बना है। ये उद्यान 4 भागों में पैदल पथों और 2 विभाजक केंद्रीय जल नालिकाओं द्वारा बटा हुआ है। ये इस्लाम के जन्नत के बाग में बहने वाली 4 नदियों के परिचायक हैं। केंद्रीय जल नालिका मुख्य द्वार से मकबरे तक जाती हुई उसके नीचे जाती और दूसरी ओर से फिर निकलती हुई प्रतीत होती है, ठीक जैसा कुरान की आयतों में जन्नत के बाग का वर्णन किया गया है। इस परिसर में मुख्य इमारत मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के अलावा यहाँ उसके रिश्तेदारों और वंशजों की लगभग 150 कब्रें स्थित हैं। साथ ही शेरशाह के अफगान दरबारी ईसा खान का मकबरा भी दर्शनीय है। अठारह की क्रांति के बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर अपने 2 बेटों के साथ हुमायूं के मकबरे में छिपे थे, जहां से गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उन्हें रंगून भेज दिया। आपको जानना चाहिए कि बहादुर शाह जफर केवल मुगल बादशाह ही नहीं बल्कि उर्दू के मशहूर कवि भी थे। जब मेजर हडसन मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा तो मेजर हडसन, जो खुद भी उर्दू का थोड़ा ज्ञान रखता था, उसने कहा, दम दमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ऐ जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने उत्तर दिया, गजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की।